हाय गाइस। तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यूशन करते हैं डेमो लेक्चर 2 का। ठीक है। ओके। सो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि अगर ड्रग का पीएच और मीडियम का पीएच सेम है तो लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आसानी से क्रॉस कर लेगा ड्रग। अगर वहीं पर हमारा ड्रग का पीएच और मीडियम का पीएच अलग अलग है तो क्या होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर जो ड्रग है वो एसिडिक है और बेसिक मीडियम है तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो इस बेसिस में क्या होगा, हमारी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि यार लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ तो गई या वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ तो गई, लेकिन कितनी बढ़ी। तो ये क्वेश्चन जी पैट में पूछता है बहुत। ठीक है। तो लास्ट बार भी मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चंस इससे लास्ट 10 साल में आ चुके हैं, और 90% स्टूडेंट इसको देखते ही छोड़ देते हैं क्योंकि लगता है बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ईजी है। कुछ स्टेप्स याद करने हैं। सबसे पहले दिमाग के अंदर एक कंसेप्ट घुसा लेना है, ये कि अगर ड्रग का पीएच सेम, मीडियम का पीएच सेम तो लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर ड्रग का पीएच अलग और हमारा मीडियम का पीएच अलग तो क्या होगा, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इतना दिमाग में हमने डाल लिया। चलो, अब इस क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 लिखोगे, साथ साथ लिखते चलो। स्टेप 1 के अंदर आपको क्या करना है, आपको 3 इंफॉर्मेशन यहां से निकालनी है। पहला, नेचर ऑफ ड्रग। क्या है नेचर ऑफ ड्रग, मुझे बताओ। बेसिक। तो बेसिक लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन निकालो, पी के ए क्या है। पी के ए ऑफ ड्रग कितना है, 7। फिर निकालो पीएच। ठीक है, पीएच कितना है, 5 दिया हुआ है। ठीक है। फिर स्टेप 1 में लास्ट में आप लिखोगे कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबिलिटी लिखो बिंदास यहाँ पर नीचे, और उसके आगे आप लगा दो क्वेश्चन मार्क, हमें निकालनी है। इतना समझ आ गया। स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करोगे, स्टेप 2 में आप इतना करोगे कि आप कंपेयर करोगे, कंपेयर पीएच एंड पीकेए। ठीक है। इसका वो ट्रिक बता देता हूँ कि पीएच अगर पीके से कम है तो मीडियम एसिडिक मान लिया जाएगा, और अगर पीएच पीके से बड़ा है तो मीडियम बेसिक मान लिया जाएगा। अब मुझे आप चेक करके बताओ कि पीएच और पीके में क्या बड़ा है। पीएच है 5, पीके है 7, तो क्या बड़ा है क्या छोटा है, पीएच छोटा है। तो कौन सी कंडीशन लागू हो रही है, ये वाली। ठीक है। तो बेसिकली स्टेप 2 में हमें पता लग गया एसिटिक मीडियम है। बस अब चलते हैं स्टेप 3 पे। अब मुझे बताओ, आपको ड्रग का नेचर पता है। क्या था ड्रग का नेचर, स्टार्टिंग में लिखा था बेसिक, और मीडियम कैसा है अभी निकाला हमने, एसिडिक। क्या बात है। अब हमें पता लग गया कि यार ड्रग का नेचर बेसिक है आपका, और हमारा मीडियम का नेचर एसिडिक है, मतलब यहाँ पे वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। चलो, एक चीज तो हमें पता लगी, अब हमें ये बताना है कितनी अमाउंट बढ़ेगी। बस इतना आंसर करना है। ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शंस भी नहीं डाले। आप बिना ऑप्शन के सॉल्व करने वाले इस चीज को। ठीक है। दोनों नेचर डिफरेंट है। टू डिफरेंट नेचर, टू डिफरेंट नेचर, इसी वजह से यहाँ क्या बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगी वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी। समझ गए इतना। अब हमें निकालना है कितनी बढ़ेगी, तो उसके लिए स्टेप 4, लास्ट स्टेप। ठीक है। तो स्टेप 4 कैसे करेंगे, अब आप डिफरेंस निकालो कि पीएच और पीके में कितना डिफरेंस है। तो 7 - 5 सबको सॉल्व करना आता है, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब इसके बाद बनेगी छोटी सी टेबल। ठीक है, ऑलरेडी टेबल बनी हुई है, लेकिन ये बेसिकली अलग कंडीशन के लिए है। मैं आपको टेबल, ये पूरी टेबल बताता हूँ कैसे बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो पी के ए, यहाँ लिखो पी एच। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पी के में कितना दिया था, 7। तो आप 7 के आगे लिख दो पी एच 7। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो है पी के ए का। ठीक है, इसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे बढ़े। पी के क्या होता है, पी के बेसिकली वो पीएच होता है जहां पर 50% ड्रग लिपिड सॉल्युबल है और 50% ड्रग वाटर सॉल्युबल है। आई रिपीट, पीके मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। पीके वो पीएच है जहाँ पे 50% ड्रग लिपिड सॉल्युबल एंड 50% वाटर सॉल्युबल। तो पीके 7, पीएच 7, यहाँ पे कितना परसेंट ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, 50।
और वाटर सॉल्युबल 50। ठीक है, अब क्वेश्चन में पीएच कितना पूछा है, 5। तो हम धीरे धीरे 5 की तरफ जाएंगे। यहाँ मैं लिखूंगा अगेन, पीके तो सेम ही रहेगा, पीएच 6.0 कर दो, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ क्या रहा था, हमने क्वेश्चन निकाला था वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक रटने वाली ये चीज है कि जब भी 50 से एक यूनिट हम ऊपर जाते हैं तो 50 का बन जाता है 90%। 90%। ठीक है, और क्योंकि यहाँ 90 है तो यहाँ ऑब्वियस हो जाएगा 10%। 100% तो मिलके बनाना है। अब एक यूनिट और बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें 5 का निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे 7.0 आ जाएगा। इस बार क्या होगा, 90 से हो जाएगा 99%, और यहाँ पे आ जाएगा 1%। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, 99%। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, व्हाट अमाउंट ऑफ ड्रग, बेसिक ड्रग विल बी वाटर सॉल्युबल, तो आंसर है 99% विल बी वाटर सॉल्युबल, और यही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया होगा आपको कितना परसेंट है, 10%, 90%, 99%, और आपने पूरा कंसेप्ट से आंसर निकाला है। ठीक है, ओके। तो इस चीज को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो ये टेबल आप लोग बनाना आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो इस टेबल को थोड़ा और कंटिन्यू कर लेते हैं कंसेप्ट को समझने के लिए। आंसर आपने निकाल लिया है। मान के चलो कि हम पीएच इस तरफ जाते हैं, पीएच में 8 कर दूं। ठीक है, तो पीएच क्या है, पीके से बड़ा हो गया। अगर पीएच पीके से बड़ा है तो मीडियम कैसा हो गया, बेसिक। और ड्रग का नेचर क्या था, बेसिक। तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, नेचर कैसा है ड्रग का, बेसिक। मीडियम कैसा है, बेसिक। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 पीएच पे लिपिड सॉल्युबिलिटी 90% हो जाएगी, और यहाँ पे 10% हो जाएगा। फिर अगर मैं 9 पे जाता हूँ, सेम चीज यहाँ लगेगी, ये 90 से 99 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके नीचे भी आप लोग जा सकते हो। अगर हम 99 के ऊपर जाते हैं तो 99.9% हो जाता है, और 1 से 0.1% हो जाता है। तो टेबल बनाना बहुत आसान है, खुद से बना सकते हो। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा से आप लोग रीवाइंड करो और देखो कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, और लास्ट में टेबल छोटी सी कैसे बनानी है। और ये क्वेश्चन आप आराम से, अगर लिटरली बता रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस हो गई 20 सेकंड में सॉल्व करोगे। अभी टेबल बनाने में टाइम लगेगा तो काइंड ऑफ 1 मिनट जाएगा, लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई तो 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके आप बता दोगे। ठीक है, चलो लास्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं हमारे डेमो लेक्चर 2 के, बायो अवेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। तो बायोअवेबिलिटी की एक हल्की सी झलक मैंने आपको पिछले लेक्चर में दी थी। और वो लेक्चर मैंने ये बताया था कि अगर आप ओरली ड्रग खाते हो, सपोज 100 mg, उसके बाद ये ड्रग आपके स्टमक में जाती है। स्टमक के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग डिग्रेड होगी, एसिड तोड़ देगा, उसके बाद ये स्टमक से लिवर में जाती है। सपोज मान के चलते स्टमक के अंदर, स्टमक से आपकी 90 mg ही एब्जॉर्ब हुई, 10 mg स्टमक खा गया, एसिड उड़ा दिया। ठीक है, एसिड इसको डिस्ट्रॉय करेगा, सिंपल भाषा में। फिर लिवर ने क्या किया, लिवर के बाद लिवर ने मान के चलते 20 mg उसने इनएक्टिव कर दी। लिवर का काम क्या होता है, लिवर का काम ये होता है मोस्ट ड्रग को इनएक्टिव कर देता है। तो मान के चलते इसने 20 mg ड्रग को इनएक्टिव कर दिया, 70 mg बची। तो ये 70 mg जो ब्लड के अंदर जा रही है, यही आपकी बायो अवेबिलिटी है। ठीक है, तो बायो अवेबिलिटी कुछ नहीं, 70% यहाँ पे बायोबिलिटी है। 100 mg दी, 70 आपके ब्लड तक पहुंच रही है, इसको बायोबिलिटी बोलते हैं। इट इज नथिंग, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन बार बार बोल रहा हूँ, ब्लड का ही नाम होता है इन अनचेंज फॉर्म। और ये क्वेश्चन जी पैट में आ चुका है 3 बार। ठीक है, 3 बार। नेक्स्ट आता है कि अगर हम आईवी रूट से देंगे, सबलिंगुअल रूट से देंगे, तो उस केस में बाय अवेबिलिटी 100% होती है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज चिल्ला चिल्ला के बताई थी आप लोगों को कि अगर आईवी देंगे तो सीधे आप इंजेक्शन ब्लड में लगा रहे हो, तो सीधे ब्लड में जा रहा है, तो 100% बायबिलिटी। और सबलिंगुअल में जीभ के नीचे रखते हो और वहां से पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रही है और सीधे ब्लड में जा रहा है, तो दोनों केसेस में आईवी और सबलिंगुअल नियरली 100% होती है। ठीक है, इसी वजह से इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुरंत एक्शन आ जाता है। ठीक है, तो आईवी 100% दिखाती है। रेंज कितनी, 0 to 100, और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है जीपैट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि यार बायोबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एफपीएम पे। अब सिंपल से स्टेटमेंट है, ये भी समझा देता हूँ। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल से दवाई लोगे, पेट में जाएगी, एसिड डिस्ट्रॉय करेगा, फिर वहां से लिवर में जाएगी, वो इनएक्टिव करेगा, कितना सारा ड्रग वेस्ट हो जाएगा। वही आईवी लेते हो तो 100% है। तो वही बात होगी ना, साइट किस साइट से ले रहे हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब होता है सिंपल भाषा में कि जो हमारा लिवर होता है वो हमारे ड्रग को इनएक्टिव कर देता है। तो अगर 100 mg खाई और लिवर जो है वो 20 mg को इनएक्टिव कर गया,
तो 80 mg ब्लड तक पहुंची। तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो ड्रग कम पहुंचेगी। ठीक है, तो दोनों फैक्टर है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस साइड से दे रहे हो, ओरल है कि आईवी है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब कि लिवर कितना मेटाबॉलाइज कर रहा है, कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है पोर्टल सर्कुलेशन, तो इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास खाली पेज पड़ा हुआ है तो इस पे हम समझते हैं। ओके, तो ये हमारा स्टमक है। स्टमक एब्जॉर्प्शन अब हो चुकी है, पैसिव डिफ्यूजन हो चुका है। ठीक है, अब ड्रग जो है वो बाहर निकल गई है। अब ड्रग बाहर निकलती कहाँ जाती है, वेन में जाती है, जिसका नाम है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन। और ये पोर्टल वेन जो है ड्रग को लेके जाती है सीधे लिवर के पास। तो ये जो मूवमेंट हो रही है ना, इसी चीज को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द स्टमक टू द लिवर विया पोर्टल वेन। ठीक है, इजी। चलो, ओके, पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर में पहुंची, लिवर ने उसको इनएक्टिव कर दिया, जिसे हम लोग हाई फाई वर्ड में बोल देते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग आपके ब्लड तक पहुंची, जिसे हम बोलते हैं बायो अवेलेबल ड्रग। चलो, कितना आसान भाषा में समझ लिया बायोबिलिटी, अब कभी भूलना नहीं। तो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जिनकी बायोअवेलेबिलिटी हाई, मतलब जिनकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सॉरी, जिनकी हाई होती है। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई हो रही है तो दिक्कत वाली बात है यार। आपने 100 mg दी, सिर्फ ड्रग आपकी 10 mg पहुंच रही है, 20 mg पहुंची, दिक्कत वाली बात है। जब भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होती है, हम दो चीज कर सकते हैं। या तो हम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दें, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दें, दूसरे साइड से दे दें जहां पे बायोअबिलिटी ज्यादा दिख जाएगी। और दूसरा हमारा तरीका क्या हो सकता है, पहला तो होगा हमारा कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज कर दो, या तो दूसरा होगा तरीका कि डोज ही बढ़ा दो। है ना, 100 mg दे रहे हैं तो 10 है, चलो 200 देख के देखते हैं क्या होता है। तो साइट चेंज कर लो या डोज बढ़ा दो। तो कौन कौन सी ड्रग्स है जिनकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होती है, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ये निमोनिक है। तो नाइट्रेट से नाइट्रेट्स आ जाएगा, हाइड्रो एच से हाइड्रोकोर्टिसोन, एल से लीडोकेन, पी से प्रोपेनोलोल, सिस्टमिक से साल्बुटामोल, और एम से मॉर्फिन। तो ये निमोनिक आपको रटना है और इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बायोअबिलिटी निकालने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा फॉर्मूला। तो पहला तरीका एरिया अंडर कर्व मेथड, दूसरा तरीका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, तीसरा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जिस भी रूट का बायोअबिलिटी निकालना चाहते हैं उसको रखते हैं ऊपर। जैसे यहाँ पे ओरल निकालना है, यहाँ पे आप लोग ट्रांसडर्मल भी निकाल सकते थे, यहाँ पे आप इंट्रानेसल भी निकाल सकते थे, लेकिन नीचे हमेशा एक ही चीज आती है, वो है आईवी, क्योंकि आईवी की नियरली 100% होती है। तो फॉर्मुला याद कर लेना, फॉर्मुला इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, AUC मतलब एरिया अंडर कर्व, ऊपर ओरल जाएगा, और ऊपर आपका, ऊपर जो भी आप डोज लेना चाहते हैं वो जाएगा, नीचे हमेशा आईवी रहेगा, और इंटू 100। बायो इक्विलेंस एक टर्म और आ जाता है बायो अवेबिलिटी जैसा, तो वो भी पढ़ लेते हैं। बायो इक्विलेंस मतलब क्या होता है, मेरी तरफ देखो, क्योंकि आई थिंक शायद आपको कुछ यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिख रहा होगा, मेरी वीडियो आ रही होगी। तो दो प्रिपरेशन है, जेड और वाई। ठीक है, दो प्रिपरेशन है, दोनों के अंदर सेम ड्रग, सेम डोज, सेम डोसेज फॉर्म। दोनों के अंदर सेम ड्रग है, सेम डोसेज फॉर्म है, और सेम डोज है। अगर दोनों की बायो अवेबिलिटी के अंदर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ±20 का है, तो वो आपस में बायो इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। नहीं समझ आया होगा। समझते हैं इस चीज को, कि समझो आपके पास वो ड्रग है एक्स। ठीक है, इसकी बायो अवेबिलिटी है वो हमारे पास हैगी कितनी, मान के चलते हैं कि 50 है। ठीक है, तो 50 में से ±20 करो, कितना हो जाएगा, 50 में से 20 माइनस किया 30, और प्लस किया 20 तो 70। मतलब कि कोई ऐसी ड्रग वाई जिसके अंदर सेम ड्रग है, सेम डोज है, सेम डोसेज फॉर्म है, और उसकी बायो अबिलिटी की रेंज 30 से 70 के बीच में है, तो वो बायो इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, तो सपोज देयर टू preparations say x and y having same drug, same dose, same dosage form, and the difference of bioavailability जैसे मैंने बताया is 20%। इनफैक्ट इसे लिखेंगे ±20%। ठीक है, तो उनको बायोइक्विवेलेंट घोषित कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इस बायो अवेबिलिटी की वजह से, क्योंकि इनकी बायोअबिलिटी लगभग सेम है, इसी वजह से प्लाज्मा कंसेंट्रेशन भी लगभग सेम आती है। ठीक है, एग्जांपल है एडेलेट एंड प्रोकार्डिया, जिनके अंदर निफेटिपिन है। जिनको नहीं पता, निफेटिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ लिख लेना, आपको शायद दिख ना रहा हो, फेनिटोइन। फेनिटोइन के अंदर कभी भी बायो इक्विवेलेंस नहीं होती, तो ये एक्सेप्शन आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, चलो, ओके। तो अगर ज्यादा बायोबिलिटी है, अगर बायोबिलिटी ज्यादा है, मतलब ड्रग जो है आपके ब्लड तक ज्यादा पहुंच रही है, इसका मतलब यह है कि डोज कम कर दो।
क्योंकि अगर डोज ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड तक पहुंचेगी, ज़्यादा पहुंचेगी तो ज़्यादा साइड इफेक्ट आने के चांस है। मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो डोज को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अगर बायोबिलिटी ज़्यादा है तो डोज को कम कर दो। ठीक है, कंसेप्चुअल चीज़ें समझ रहे हो। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो डोज बढ़ानी पड़ेगी, अगर बायोबिलिटी ज़्यादा है तो डोज कम करनी पड़ेगी। आईवी के केस में 100% होती है। और बायोबिलिटी के को कौन कौन इफेक्ट करता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और एब्जॉर्प्शन भी डिपेंड करता है उस पर भी। एब्जॉर्प्शन भी मतलब मेन आपका जो होता है फैक्टर्स वो ये दोनों है, एब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभार कुछ ड्रग्स होते हैं जो हमारे स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एसिड लिबाइल ड्रग्स। मतलब इनको हमारे पेट के अंदर एसिड डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उस केस में भी बायोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स याद रखने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। रेंज ऑफ एब्सोल्यूट बायोबिलिटी, तो आई थिंक ये सबको ही पता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये दो बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। रेंज ऑफ एब्सोल्यूट बायोबिलिटी इज 0 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ड्रग इज गिवन एब्जॉर्ब पैसिव डिफ्यूजन, व्हाट विल बी इज एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स। अगर हम ड्रग को पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू देंगे तो उस केस में एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स क्या होगी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन क्या था, ड्रग मूव करता है हाई से लो कंसेंट्रेशन, और तब तक मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, जो कि रियल में कभी होता ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक्स हमेशा याद रखना फर्स्ट ऑर्डर रहती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, बायो अवेबिलिटी ऑफ ड्रग रेफर्स टू। सिंपल भाषा में यहाँ पे बायो अवेबिलिटी ऑफ ड्रग रेफर्स टू मतलब कि ड्रग की बायोबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन पूछिए। ठीक है, तो रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन टू डाटा एक्सक्रीटेड वगैरह वगैरह, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग द टारगेट टू प्रोड्यूस द एक्शन, हमने कभी टारगेट की बात नहीं की थी, हमेशा हमने बात की थी बायोबिलिटी की। जब भी बात आएगी हम ये देखेंगे कि ब्लड के अंदर कितना पहुंच रहा है, टारगेट की अभी बात नहीं होती है, तो बी भी गलत है, हटाओ से। लेंथ ऑफ टाइम एंड एडमिनिस्टर्ड ड्रग इज अवेलेबल फॉर एक्शन, ये भी नहीं हमने बात करी कि यार कितने समय के लिए हमारा ड्रग जो है वो एक्शन के लिए अवेलेबल है। सिंपल भाषा में अगर ये बताऊं तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की, कितने समय के लिए ड्रग हमारी बॉडी में रहेगा और काम करेगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा डी। परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड इन अनचेंज फॉर्म, D. Next question आ जाएगा, what will the fraction of lidocaine in ionized form if the pK is 7.9 and the pH of the infected tissue is 8.9? And this question also comes under biopharmaceutics section, और ये वो आपका स्टेप वाला क्वेश्चन है जो टेबल बना के किया था। तो आई एम वेटिंग फॉर 1 minute and you can solve this question. I am leaving my pen right now to solve this question. Let's see कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व। 99% होगा। बस आपसे सिंपल भाषा में पूछा गया है कि अगर पी के 7.9 है और मीडियम का पीएच 8.9 है, तो आपको बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग लीडोकेन की आयनाइज फॉर्म में रहेगी, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग लीडोकेन की आयनाइज फॉर्म में रहेगी, या फिर आयनाइज मतलब कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग वाटर सॉल्युबल रहेगी। कम ऑन फास्ट, चलो बताओ क्या आंसर होगा, आपको क्या लगता है, एनी गेसेस। ओके, मैंने एक और वीडियो अपलोड पे लगाई थी, फाइनली वो हो चुकी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, देखते हैं किसका सही हुआ है। ठीक है, स्टेप वन में क्या देखते हैं, नेचर। नेचर क्या है ड्रग का, लीडोकेन। लीडोकेन हमेशा बेसिक होता है, बेसिक ड्रग है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर ये मिस कर रहे हो तो फिर बेसिक है, अभी भी सॉल्व करना तो कर सकते हो, मैं धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन लिखते चलता हूँ। देन कम्स द पीएच, देन कम्स द पीके। पीएच इज व्हाट, पीएच ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू मतलब कि मीडियम ही है वो, 8.9, एंड पीएच पीके इज 7.9। सो स्टेप वन इज कंप्लीट। स्टेप टू पे आ जाते हैं। स्टेप टू में कंपेयर करते हैं किसको, पीएच एंड पीके को। तो पीएच एंड पीके में क्या बड़ा है क्या छोटा है, पीएच 8.9 है, पीके 7.9 है, मतलब कि पीएच हमारा पीके से बड़ा है, मतलब कि मीडियम क्या हो गया, बेसिक, बेसिक मीडियम हो गया। दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, ओके, नेचर ऑफ ड्रग एंड मीडियम हमें अब देखना है कि सेम है कि नहीं। नेचर ऑफ ड्रग एंड मीडियम क्या है बताओ यहाँ पर, ये रहा नेचर बेसिक और मीडियम बेसिक, दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या पड़ेगी, लिपिड सॉलिबिलिटी, एलएस लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, लिपिड सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, इतना तो पता लगे, लिपिड सॉलिबिलिटी बढ़ेगी और वाटर सॉलिबिलिटी घटेगी। अब चौथा स्टेप आता है और वो स्टेप आपका है टेबल बनाना। ठीक है, तो टेबल हम इस पेज पे बना लेते हैं।
तो हमने सबसे पहले पीके के हिसाब से टेबल बनाते हैं। पीके उठाओ कितना है, 7.9। तो सबसे पहले टेबल बनाओ, यहाँ लिखो पी के ए, यहाँ लिखो पी एच, और यहाँ पे आप लिखोगे लिपिड सॉलिबिलिटी, और यहाँ पे लिखोगे वाटर सॉलिबिलिटी। पीके कितना दिया था, 7.9 बीच में लिख दिया, और 7.9 पीएच पे लिपिड सॉलिडिटी 50% हो जाएगी एंड वाटर सॉलिडिटी 50% हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स 8.9 पीएच, हमें एक यूनिट ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पीएच आगे बढ़ेंगे 8.9 की तरफ, पीके तो सेम ही रहेगा। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि हमें चेक करना है कि कौन सी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, तो लिपिड सॉलिबिलिटी बढ़ रही थी। और क्योंकि यहाँ पर लिपिड सॉलिबिलिटी एक यूनिट से बढ़ रही है, यूनिट का डिफरेंस भी तो निकालते हैं, 8.9 और 7.9 को माइनस करो, कितना आता है, 1। तो एक यूनिट का डिफरेंस है, तो 50 का क्या हो जाएगा, 90। और क्या चीज बढ़ रही है, लिपिड सॉलिबिलिटी, तो 50 का हो जाएगा 90। अगर 50 का 90 हो गया, तो 90 यहाँ पर है, तो यहाँ ऑब्वियसली 10% आ जाएगा। आपका आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, तो आंसर है 10%। और क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 99%, 90%, 9%, 1%। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर यहाँ पर क्या है, 9%। तो बाकी सब हो जाएंगे गलत। ठीक है, आंसर आपका आएगा 9%। मतलब कि अगर पी के 9 है और मीडियम का पीएच 8.9 है, तो आपकी 9% लीडोकेन आयनाइज फॉर्म में रहेगी, मतलब कि वो वाटर सॉल्युबल रहेगी। मतलब कि ज्यादा ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, और ज्यादा ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो आसानी से क्रॉस कर जाएगी। चलो नेक्स्ट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आप अगली क्लास में पढ़ोगे जब कोर्स इनमें इनरोल हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व कर सकते हो बिंदास। इन्होंने पूछा है कि एपरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा। तो आपको बता देता हूँ कि जितनी ज्यादा प्रोटीन प्लाज्मा बाइंडिंग रहती है, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज्यादा होगी, उतना कम आपका वीडी रहता है। ठीक है, मतलब कि वीडी को ज्यादा होने के लिए एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडी को ज्यादा होने के लिए पीपीबी, मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का कम होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ मुझे बताओ कि सबसे कम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कहाँ पर है। 89%, ये तो बहुत ज्यादा है, तो नहीं। 50%, 60%, आंसर जाएगा डी, 10। और ये क्वेश्चन भी जी पैट में आ चुका है। ठीक है, ये क्यों होता है, चलो अभी बता देता हूँ। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि आपकी एक बार एब्जॉर्प्शन हो गई, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो बेसिकली ड्रग आपका जाता है लिवर में। लिवर के बाद वो सीधे ब्लड में आता है एक्शन करने के लिए, लेकिन एक्शन करने के लिए इसको टिश्यू के पास जाना जरूरी है। ठीक है, तो टिश्यू के पास जाने के लिए उसको दोबारा से टिश्यू की मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब तक ये ब्लड में है वहां पर होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स बड़े बड़े, और ड्रग पार्टिकल प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलके इसका साइज जो है चिपक जाता है इसके साथ। अब ड्रग पार्टिकल प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाके चिपक गया, तो अब ऐसा तो नहीं है कि अकेले क्रॉस कर जाएगा मेम्ब्रेन को, इसको प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ही क्रॉस करना पड़ेगा। और क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा है, इसी वजह से ये ड्रग मॉलिक्यूल अब क्रॉस नहीं कर पाएगा। और क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर पाएगा टिश्यू के अंदर, तो क्या होगा, टिश्यू के अंदर ड्रग आएगा नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो पाया टिश्यू के अंदर, नहीं। इसी वजह से बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज्यादा, ड्रग का साइज बढ़ जाता है, इसलिए वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, और इसी वजह से वीडी कम हो जाती है। सो सिंपल भाषा में, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज्यादा होगी, वीडी उतना कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है, क्योंकि बेचारा साइज बड़ा हो गया, वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा मेम्ब्रेन को। ठीक है, उसी जगह अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो वीडी ज्यादा होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के साथ हम डेमो लेक्चर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं, और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इनफैक्ट कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी आगे पढ़ना चाहते हो, तो मैं सारे लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोर्स का लिंक रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए हम तक पहुंचने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, सारी रहेंगी। और मैंने ये सारे लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसमें से कुछ लेक्चर्स जनरल फार्माकोलॉजी के एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन अनलॉक्ड है, मतलब हर कोई बिना पे करे देख सकता है। ठीक है, तो ये डेमो लेक्चर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। डेमो लेक्चर 3 आकाश मानमोड़े सर ने आपको पढ़ाया बायोफार्मास्यूटिक्स का, जो कल डल जाएगा, एंड उसके बाद डेमो लेक्चर 4 5 कंटिन्यू होता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे 7 से 8 10 लेक्चर्स होंगे डेमो लेक्चर्स। और मार्च की स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक, नहीं तो लास्ट टू लास्ट सेकंड वीक तक आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो जी पैट 2024 है या फिर जी पैट
2025 है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस एंड आई होप यू रियली लाइक द डेमो लेक्चर। अगर आपको अपने रिव्यूज देने हैं कि कंसेप्ट क्लैरिटी हुई कि नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर आपको कोर्स परचेज करना है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको कोर्स परचेज करना चाहिए। तो परचेज करना है तो ऑल द कॉन्टैक्ट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले डेमो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग, नेवर गिव अप, बाय बाय।